Hello everybody, my name is गौरव शर्मा और आज हम मिले हैं एलटी ग्रेड के संबंध में। जी, थोड़ा कुछ मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है वो क्या है, क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए आपकी तरह ही मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं एक टीचर हूँ। मैंने मेरा बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। उसके बाद में मैंने बीएड किया है, तत्पश्चात मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में डीएवीवी यूनिवर्सिटी से, इंदौर से। फिलहाल मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ डीएवीवी से। अब थोड़ा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विषय में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एमपी टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट, हरियाणा टेट, हरियाणा पीजीटी, एमपी पीजीटी, देन नेट एंड सेट एंड गेट एंड एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड देन अब फिलहाल कुछ समय पहले डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट ऑफ डीएवीवी को से मेरी पहली रैंक है इंग्लिश लिटरेचर से। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मेरी। ठीक है, अब चूंकि मैं समझता हूँ यदि आप मुझे देख रहे हैं तो यूपी एलटी ग्रेड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेल करवाऊँगा। ठीक है, मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँ। आई विल simply avoid speaking English before you because I know not every one of us is capable enough to understand everything whatsoever I am saying to you. Okay, तो हम प्रयास करेंगे हिंदी में कन्वर्स करने का। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी ये आप यहाँ आ गए, ये आपका सिलेबस है। ठीक है साहब, देखिए ये मूवमेंट्स वगैरह दी हुई हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर से लेके यहाँ से लेके नीचे की तरफ ले जाऊंगा आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा, डोंट वरी, सब पढ़ा दूंगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है बट ये कि कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको करने की, है ना। देखिए जी, लिटरेरी फॉर्म्स हैं, मूवमेंट्स हैं विद स्पेशल रेफरेंस टू एलेगरी, बैलेड, ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक, हीरोइक एपिक, लिरिक, एलेजी एंड अदर स्टेंजास, है ना। ड्रामेटिक, मोनोलॉग, फ्री वर्स, राइम मीटर और ड्रामेटिक फॉर्म्स लाइक। अब ये देखिए ऊपर यहाँ तक है ना राइम एंड मीटर, यहाँ तक ये पोएट्री के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरा पोर्शन रहेगा वो यही रहेगा एक्चुअली। सबसे पहले मैं जो है सबसे पहले मैं बात इतनी की ही करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू डील विद इट। तो हम पहले बात करेंगे यहां से चलते हुए, थोड़ा सा इसको ब्रॉड बना लेता हूं। हम यहां से चल रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट्स वगैरह ले लीजिए आप, है ना। अब यहाँ ये दिख रहे हैं ना, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, हम इन पे डिस्कस करना शुरू करेंगे। ब्लैंक वर्स होते हुए एपिक, देन मॉक एपिक, देन हीरोइक कपलेट, देन लिरिक, देन एलिजी, देन अदर स्टेंजास, है ना। इनके बारे में बात हम करेंगे। तो इससे आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन हम सिलेबस डिस्कस करते जाएंगे और साथ ही साथ हम जो है पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए ये आप आ गए आपके सिलेबस पे। ठीक है सर, ये लीजिए, ये थोड़ा मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है ना, गौरव शर्मा। ये मेरे प्लेटफॉर्म का नाम है जहाँ मैं आपको मिलूँगा, हमेशा मैं आपको यहीं मिलूँगा। ठीक है, ये वो प्लेस है। ठीक है, ये यहाँ मिलूँगा मैं आपको। आप चाहें तो अपने सहपाठियों के साथ, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अपना बेस्ट एफर्ट दूंगा, जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने आज तक सीखा है। तो हम धीमे धीमे बात करते हुए आगे जो है बढ़ेंगे। ठीक है,
सबसे पहले जो आपका सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है उसमें फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की बात है। उसमें देखिए कई प्रकार के फॉर्म्स हो सकते हैं। सोनेट हो सकती है, ठीक है, एलिजी हो सकती है। अब एलिजी में भी कई एलिजी के टाइप होते हैं, ठीक है। एलिजी वगैरह हो गई, सोनेट हो गई, एपिथेलेमियन हो गई, प्रोथेलेमियन हो गई, ठीक है। अब उसमें भी कई आज के समय में अगर नेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हाइकू पोइट्री हो गई, टंका पोइट्री हो गई, है ना। अब आप कह सकते हैं और भी कई प्रकार की वॉर पोएट्री हो गई, ठीक है। और यदि आप आगे और देखने चलेंगे और भी कई प्रकार की पोइट्रीज हैं। हम बेसिकली मोटा मोटी जितना ज़रूरी है हमारे सिलेबस के हिसाब से तो हम उन पर काम करना धीमे धीमे शुरू करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँ और प्लेन अप्रोच का इस्तेमाल करूँ जिससे आपको सब समझ आए। ठीक है, चलिए आगे चलते। लेट मी मेक इट अ लिटिल ब्रॉड। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस, ये हो गया बड़ा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ओड की। ओड क्या है? ओड कोई ऐसे विशेष कह सकते हैं परफॉर्मेंस हुआ करते थे, या कह सकते हैं कुछ ऐसे जैसे कुछ लोग मिल गए, ठीक है, कुछ लोग मिलके अब वो किसी या तो किसी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर किसी योद्धा को सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर किसी घटना को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सेलिब्रेशन होगा उसमें कुछ लोग होंगे, कुछ कह सकते हैं विशेष प्रकार के कोई इंस्ट्रूमेंट होंगे और वो जो है कुछ इसमें भी इसके भी प्रकार है एक्चुअली। पिंडारिक ओड हो गई, होरेशियन ओड हो गई, है ना, इर्रेगुलर ओड होगी। तो अलग अलग टाइप हैं, वन बाय वन हम उनके बारे में बात करते जाएंगे। अब ये जो इसमें दिया हुआ है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग उसी को बेस बनाते हुए मैं वन बाय वन बात करता हुआ आपके साथ चलूंगा। ठीक है, चलिए ये देखिए। एन ओड इज अ टाइप ऑफ लिरिक पोएम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिरिक पोएम होती क्या है। सुनिए, लिरिक पोएम कोई भी ऐसी पोएम जिसको गाया जा सके लायर के साथ में। लायर एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना। इस लिरिक पोएम का, इस लिरिक का उदय ही लायर से हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ लायर। लायर कुछ जैसे बजाते हुए आप रिदमिक पैटर्न में कुछ बोल रहे हैं, जैसे डू वी नॉट लव ब्लाइंडली, डू वी नॉट लव काइंडली, नेवर मीट एंड नेवर पार्टेड एंड वी हैड नेवर बीन ब्रोकन हार्टेड। तो आपको राइम स्कीम लग रही होगी, ये फेमस पोएम है अ फॉन्ट किस रिटन बाय रॉबर्ट बर्न, है ना। जैसे और आप देखेंगे तो whose boot these are, I think I know, his house is in the village though, he must not see me stopping here to watch his boots fill up with snow. The boots are doubly dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. कुछ इस प्रकार से जिसको गाया जा सके इंस्ट्रूमेंट के साथ, इस प्रकार की पोएम को हम कहते हैं लिरिक पोएम, ठीक है। अब ओड इसी का एक टाइप है, जस्ट बिकॉज ओड को भी गाया जाता है, ठीक है। अब इसकी कुछ क्वालिटीज यदि हम बात करेंगे तो ये सीरियस सब्जेक्ट मैटर पर गाई जाती है। मैंने आपको कहा था सीरियस सब्जेक्ट मैटर, जैसे कोई जीत गया, है ना, कोई वॉर जीते तो उसके सेलिब्रेशन में ओड हो रहा है, या किसी विशेष किसी योद्धा को या फिर किसी घटना को रिमेंबर किया जा रहा है। फॉर्मल टोन होती है, ऐसा नहीं है कि आप स्लैंग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही कह सकते हैं फॉर्मल रेस्पेक्टिव जनरेटिव टोन होती है ना। ऑफन एक्सल्टेड एंड ग्लोरीफाइड ट्रीटमेंट। ग्लोरीफाइड ट्रीटमेंट कह सकते हैं हम, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जैसे मैं हूं, अब कोई मेरे लिए कोई पोइट्री लिख रहा है तो वो लिखेगा वो महान शेक्सपियर की भांति एक महान कलाकार रहा है, उसने कई ड्रामास में परफॉर्म किया है, उसने हाल ही में रिसेंटली एक नोवेल भी लिखा है। तो आप देखेंगे मेरा जो ट्रीटमेंट हो रहा है बहुत ग्लोरीफाइड हो रहा है ना। कहीं ना कहीं मुझे लैंग्वेज के द्वारा ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से कुछ घटनाओं को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को, उसको हम जब ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं तो इस प्रकार की जो टोन होती है वो ओड में होती है, ठीक है। इसकी जो थीम्स का जो है ट्रीटमेंट होता है ना, ग्लोरीफाइड ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रेडिशनली ओड्स आर एड्रेस्ड टू अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, है ना। दे ऑफन एक्सप्रेस डीप इमोशन एंड एडमिरेशन। एडमिरेशन जैसे कोई योद्धा है, ठीक है, किसी वॉर में जीत के आया, जैसे उदाहरण के तौर पे
यदि कहीं हल्का सा रेफरेंस जोड़ने की कोशिश करें तो शील्ड ऑफ एक्लिस, W.H. ऑर्डन एक फेमस पोएट रहे हैं, चूंकि वो इंग्लिश पोएट थे लेकिन बाद में वो अमेरिका चले गए, तो उनने एक फेमस पोएम लिखी है शील्ड ऑफ एक्लिस, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उसमें यदि आप उसका फॉर्म बदल दें तो वो ओड बन जाएगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके अंदर एक डीप इमोशन है एक्लिस के लिए, एक्लिस का कहीं ना कहीं एडमिरेशन है। तो इस प्रकार के जो कह सकते हैं जो लिटरेरी वर्क्स हैं वो ओड्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। अब हमें पता होना चाहिए इसका ओरिजिन क्या है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ओड आया कहां से है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमें। इस बात पर भी हमें फोकस करना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। यही कह सकते हैं यहां से क्वेश्चन उठ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कि ओड जो है वो किस लैंग्वेज से उठा है ना, कहां से उठा है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ये ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीक, ठीक है। ग्रीक ओड्स वर परफॉर्म विच म्यूजिक एंड कोरस, मैंने आपसे कहा था म्यूजिक लायर वगैरह के साथ में बजाते हुए, ढोलक तबला या जो भी वहां रहे हों, ठीक है। तो कोरस में होता है जैसे 3 लोग हैं एक साथ गा रहे हैं, किसी कहानी को बयां करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मेजर ग्रीक कंट्रीब्यूटर्स में कौन कौन है, पिंडार हो गया, शापो हो गया, और इसी पिंडार के नाम पे एक फेमस ओड है जिसको पिंडारिक ओड्स भी कहते हैं। इसके जनरली 3 भाग होते हैं, है ना। उसके विषय में हम अभी धीमे धीमे आगे बात करेंगे, ठीक है। वो सब कुछ उसमें प्रिस्क्राइब है। अब रिवाइव्ड एंड अडेप्टेड बाय रोमन पोएट लाइक होरेस, होरेस ने इसको अडॉप्ट किया तो ये बन गई होरेशियन ओड, ठीक है। पहली हो गई पिंडारिक ओड, ये पिंडार, दूसरी हो गई होरेशियन ओड, तीसरी ओड को हम इर्रेगुलर ओड बोल देते हैं, ठीक है। उसका इस्तेमाल पीवी शैली ने किया है, अब्राहम कावले ने किया है, ठीक है। इसको कह सकते हैं फादर ऑफ इर्रेगुलर ओड। ठीक है सर। अब आगे जब आप समय में चलेंगे तो आप एक चीज और देखेंगे, वो ये कि इंग्लिश पोइट्स भी रहे हैं लेटर जिन्होंने ओड का बहुत इस्तेमाल किया है। बहुत फेमस ओड्स रही हैं, जैसे ओड टू मेलनकली, है ना, ओड ऑन ग्रेशियन, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू स्काईलार्क, टू ए स्काईलार्क, ये सभी ओड्स हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अलूजन दिया जा रहा है, किसी विशेष ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को या किसी आइडिया को प्रेज किया जा रहा है। अच्छा, आपने कुछ दिन पहले एक मूवी देखी होगी, बॉलीवुड में रिलीज हुई थी, गदर 2। उसमें एक फेमस सॉन्ग था, उसे खैरियत से रखना। तो उसमें डीप सेंटिमेंट्स हैं सनी देओल के अपने बच्चे के लिए, है ना, अपने सन के लिए, उत्कर्ष के लिए, है ना। तो उसमें आपने देखा होगा, तो वहां लिख के आता है इट इज अ काइंड ऑफ ओड, है ना। तो उसमें शुरुआत में ही ओड लिख के आता है, तो वहां सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है उस इमोशन को, डीप इमोशन को। अब इंग्लिश लिटरेचर में जब हम देखने चलेंगे, popularized in English literature during 17th to 19th century by poet like John Dryden and then William Collins, Thomas Gray, William Wordsworth, John Keats, P.B. Shelley, है ना। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने कह सकते हैं ओड की फॉर्म को बहुत अधिक अपलोड किया है ना। तो इनकी वजह से ही आज कुछ फेमस ओड्स हैं जिनको पढ़ा जाता है ना लिटरेचर में। अब स्ट्रक्चर ऑफ ओड ये पता होना चाहिए हमें, वन बाय वन जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं ना, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एन ओड यूजुअली रिटन स्टेंजास, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। देखिए, रेगुलर स्टेंजा कोई ऐसा स्टेंजा होता है जिसमें कोई डेफिनेट मीटर इस्तेमाल हो रहा हो और सीमित लाइन हो। जैसे यदि पहले स्टेंजा में 4 लाइन है तो उसके अगले स्टेंजा में भी 4 लाइन है, तीसरे स्टेंजा में भी 4 लाइन है, चौथे स्टेंजा में भी 4 लाइन है। तो इस प्रकार के स्टेंजा को रेगुलर स्टेंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर स्टेंजा। अब इर्रेगुलर स्टेंजा क्या होता है? इर्रेगुलर स्टेंजा कोई भी ऐसा स्टेंजा जिसमें कोई सीमित लाइनों की संख्या ना हो। जैसे पहले स्टेंजा में 4 लाइन है,
वहीं अगले स्टेंजा में चले जाओ 20 लाइन हो जाए, फिर अगले स्टेंजा में चले जाओ 2 ही लाइन रह जाए, तो इस प्रकार के स्टेंजा को इर्रेगुलर स्टेंजा कहते हैं। रेगुलर स्टेंजा में कोई एक विशेष मीटर इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आयम्बिक पेंटामीटर हो गया, है ना, ट्रोची हो गया, है ना, डेक्टेलिक हो गया, है ना, स्पॉन्डी हो गया। और ये रेगुलर होना चाहिए, एक ही मोड में एक जैसी गिनी चुनी लाइनें सेम मीटर होना चाहिए, तो इस प्रकार की ओड को रेगुलर ओड कहेंगे। वहीं इर्रेगुलर ओड कोई भी ऐसी ओड जिसमें लाइन की संख्या समान ना हो, साथ ही साथ सेम मीटर का इस्तेमाल ना किया गया हो, या फिर वो फ्री वर्स में लिखी गई हो, तो ऐसी ओड को इर्रेगुलर ओड कहेंगे। अब आगे देखिए, मे फॉलो फॉर्मल लेटर मीटर, है ना, फॉर्मल मीटर भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे आयम्बिक पेंटामीटर। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? कोई भी ऐसा मीटर जो 2 लेवल को उठा के बनता है, पहला लेवल डा और दूसरा डम, है ना, अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मीटर बनता है उसको आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। इसी का जस्ट उल्टा होता है ट्रोची। ये पोएम में आगे बात कर लेंगे, उस पर अभी फोकस मत कीजिए, है ना, चलते हैं धीमे धीमे, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया उसका। इसकी टोन होती है एलिवेटेड, मैंने आपसे कहा था, ग्लोरीफाइड टोन होती है। रिफ्लेक्टिव होती है एज इट इज कमेमोरेटिंग समहाउ अ प्रीवियस इवेंट दैट हैड ऑलरेडी टुक प्लेस इन पास्ट, है ना, टेकन प्लेस इन पास्ट, ठीक है, जो पहले ही घटना घटित हो चुकी है, तो इसलिए इसको रिफ्लेक्टिव कहेंगे। सेलिब्रेट करती है किसी भी घटना को, किसी भी व्यक्ति को, तो ये हो गया सेलिब्रेशन काइंड ऑफ। अब इट ऑफन यूजेज अपोस्ट्रेट। अपोस्ट्रेट एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका लिटरेचर में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए अपोस्ट्रेट जैसे हेल टू दी ब्लिदी स्प्रिट, है ना, टू अ स्काईलार्क, फेमस पोएम ओड है रिटन बाय मिस्टर पीबी सैली। तो ये अपोस्ट्रेट है ना, इसमें अपोस्ट्रेट मतलब इसको हम किसको याद कर रहे हैं, किसका आह्वान कर रहे हैं ना, किसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं स्काईलार्क को, है ना। तो अब जैसे कहीं, अब आपने एक फेमस डोवर बीच पढ़ी होगी, तो डोवर बीच में वो कहीं ना कहीं सोफोक्लिस के बारे में बोलता है ना, मैथ्यू आर्नोल्ड। तो वो जो डोवर बीच में मैथ्यू आर्नोल्ड का जो रेफरेंस आता है, तो उसको भी क्या कहेंगे, अपोस्ट्रोफ कहेंगे, है ना, लिटरेरी डिवाइस है ये, ठीक है। एड्रेसिंग समथिंग एब्सेंट और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी व्यक्ति जो वहां उस मूवमेंट पर उपस्थित ना हो, ठीक है, कोई भी ऐसी घटना जो पास्ट में बीत चुकी हो, इसीलिए तो वो रिफ्लेक्टिव होगा, तभी तो उसके बारे में सोच सोच के बोला जाएगा या गाया जाएगा या परफॉर्म किया जाएगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इसका। हम और आगे चलते हैं, अब टाइप ऑफ ओड्स की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ ओड्स, पहली है आपकी पिंडारिक ओड। मैंने कहा था एंशिएंट ग्रीक पोएट पिंडार ने इनका इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया काइंड ऑफ ओड का, इसका पिंडारिक ओड, है ना, पिंडार के नाम पे। अब सुनिए, ये लिखा है, नेम्ड आफ्टर द ग्रीक पोएट पिंडार, हैज अ फॉर्मल ट्राइडेक स्ट्रक्चर। ट्राइडेक मतलब कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है, स्ट्रोप, एंटी स्ट्रोप, एपोड। अब यदि सामने वाला क्वेश्चन बनाने बैठता है, तब आपको वो सिंपली पूछेगा कि आप बताइए हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन पिंडारिक ओड, ठीक है। अब वो वहां लगा सकता है, जैसे पार्ट्स में दे देगा 3, 4, 6, 8, या फिर वो कह सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ पिंडारिक ओड। अब उसमें स्ट्रोप भी दे दिया, एंट्री स्ट्रोप भी दे दिया, अपोड भी दे दिया, एक एलिट्रेशन दे दिया। तो जिसने पढ़े होंगे कि ये 3 पार्ट हैं वो तो नहीं लगाएगा, जिसने पढ़े होंगे वो एलिट्रेशन लगा देगा। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं उससे, ठीक है। आगे सुनिए, ओरिजिनली डिजाइंड फॉर कोरल परफॉर्मेंस। कोरल परफॉर्मेंस इट्स समथिंग विच इज कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 पीपल, है ना, मतलब एक इंसान से ज्यादा होना चाहिए, भले ही वो 2 हो, 3 हो, कितने भी हो, मतलब एक साथ कई लोग किसी घटना को, किसी व्यक्ति को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको कमेमोरेट कर रहे हैं, ठीक है, डीप इमोशन के साथ, है ना।
तो इस प्रकार की जो है क्वालिटी पिंडारिक ओड रखती है। ठीक है, चलिए अब इसका बेस्ट एग्जांपल है द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी बाय थॉमस ग्रे, और इसका एक और एग्जांपल हो सकता है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, है ना। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हमेशा याद रखना, 1851 में पब्लिश हुआ था। नेट वेट वगैरह में पूछते रहते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सबसे कह सकते हैं डीप। और ये फेमस एक्चुअली इसलिए भी हुई कि किसी ओड में कैसे वो डेथ को कमेमोरेट करता है ना, समझ रहे हैं ना आप, कि कहता है वो कि कोई भी पाथ हो कैसा भी हो सब जाके कब्र में ही दफन होने हैं, सब कब्र में आके सब बराबर हो जाएंगे, कोई रिच कोई पैसे वाला नहीं, कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस इसमें ऑथर की रही है। अब जो अगला टाइप है जिस पे हम चलें तो ये आपका होरेशियन ओड हो गया, तो इसके बारे में बात कर लेते थोड़ी सी। होरेशियन ओड, जी सर, क्या है होरेशियन ओड? सबसे पहली बात तो ये कि ये रोमन पोएट होरेस के नाम पे है, होरेस के नाम पे पड़ी। अच्छा, होरेस एक और चीज के लिए बहुत फेमस है, वो है फिलॉसफी ऑफ कार्पे डिएम। कार्पे डिएम की फिलॉसफी क्या है? हर पल यहाँ जी भर जियो, क्या पता कल हो ना हो। तो कुछ इस प्रकार की फिलॉसफी, एक फिलॉसफी जो ये कहती है जीवन का कोई अता पता ठिकाना नहीं है, जीवन कभी भी खत्म हो सकता है, सो जीवन को कुछ ऐसे जियो कि ये अंत है, यही आज है, आज के बाद शायद कल हो या ना हो। तो कुछ इस प्रकार की फिलॉसफी है ये कार्पे डीम, है ना, हॉरेस ने दी है, याद रखना, नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, नेम्ड आफ्टर रोमन पोएट हॉरेस, मोर पर्सनल, काम एंड फिलोसॉफिकल। देखिए जो पिछली वाली ओड गई है पिंडारिक ओड, वो पर्सनल नहीं थी, वो कॉमन थी और कहीं ना कहीं किसी घटना से डील कर रही थी, किसी एक व्यक्ति से संबंधित कोई बात नहीं थी। उसमें बहुत सारे लोग एक साथ कह सकते हैं गाने का प्रयास कर रहे थे या गा रहे थे या सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन वहीं हॉरेशियन ओड पर्सनल होती है, पर्सनल सेंटिमेंट को बयां करती है और फिलोसॉफिकल होती है। ठीक है, ये लिखा है। यूजेस यूनिफॉर्म स्टेंजाइक स्ट्रक्चर, है ना, सेम लेंथ मीटर इन ईच स्टेंजा। ठीक है, तो ये रेगुलर है, रेगुलर ओड, मीटर और लाइन सेम होती हैं ईच स्टेंजा में। ठीक है, अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखें तो ओड टू इवनिंग बाय विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस बहुत फेमस हैं ओड्स के लिए, है ना, कहा जाता है यदि विलियम कॉलिंस नहीं होते तो ओड्स इंग्लिश लिटरेचर में कहाँ होती, इतना अधिक महत्व है इस व्यक्ति का, विलियम कॉलिंस का। ठीक है, अब एक और फेमस ओड है ओड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पोप। ये दो बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं होरेशियन ओड के। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो कि है इर्रेगुलर ओड। आइए सर, इर्रेगुलर ओड, नो फिक्स्ड पैटर्न ऑफ स्टेंजास और मीटर। मैंने अभी आपसे कहा था इर्रेगुलर ओड का ना तो कोई फिक्स स्टेंजा होता है, ना ही कोई फिक्स मीटर होता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड एंड पॉपुलराइज्ड इन इंग्लिश बाय अब्राहम काउले। अब्राहम काउले कौन है, आइडिया लगाइए, माइट भी आपको शायद पता हो। अब्राहम काउले एक मेटाफिजिकल पोइट हैं। ये मेटाफिजिकल पोइट हैं और इन्होंने एक पोएम लिखी है हैंड, एक्चुअली मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, पर ये उस लेवल के पोएट हैं कि इन्होंने, मेटाफिजिकल है ना, ये मेटाफिजिकल पोएट हैं
इनके द्वारा फेमस एक वर्क है, वो है पायरेमीस एंड थीव्स। ये इनके द्वारा फेमस वर्क है, ये इवन चौसर ने भी इस पर काम किया है। ठीक है, ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई कुछ ओड्स हैं जिनकी वजह से इर्रेगुलर ओड अस्तित्व में आई हैं। ठीक है। अलाउज फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफन फाउंड इन रोमांटिक ओड्स, है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसकी ओड्स में। अब अगर कहा जाए तो इसका प्रयोग किसने किया है, अदर पोइट्स जिन्होंने इर्रेगुलर ओड्स इस्तेमाल किए हैं, तो वो है मिस्टर जॉन कीट्स एंड सेकंड वन इज विलियम वर्ड्सवर्थ, ओड टू अ नाइटिंगेल, है ना, ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स। और अगला एग्जांपल हो सकता है इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी बाय मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। ये आपको एग्जांपल याद रखने, हो सकता है वो आपसे पूछ ले। वैसे मैं आपको बस डिफाइन कर रहा हूं कि ये होते क्या क्या है, इनके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट वी सपोज टू नो, वही सारी चीजें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। अब हम और आगे चलते हैं। अब कुछ ओड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए सर। फेमस ओड्स इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, रोमांटिक एरा में जो लिखी गई है। जॉन कीट्स फेमस है ओड्स के लिए, उनके द्वारा लिखी गई ओड टू नाइटिंगेल, है ना। अब ये डील करती है, इसकी थीम्स है मोर्टेलिटी, ब्यूटी, एस्केप थ्रू इमेजिनेशन। ठीक है, कीट्स ने जब इसको लिखा था तो वो टीबी से सफ़र कर रहे थे, जॉन कीट्स, है ना। तो अब यहाँ वो जो उनकी जो रियलिटी थी उससे एस्केप करने का प्रयास कर रहे थे, है ना, वो सफ़र कर रहे थे। उन्होंने अपनी फैमिली में कई लोगों को टीबी की वजह से खोया था। वो वैसे भी आप कहें तो लंदन में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ ज़्यादातर लोग जो है टीबी से ही मरते थे इनके कंटेम्प्रेरी एरा में। ओड टू ग्रेशियन, ये भी बहुत फेमस है ना। इसमें कहीं ना कहीं जो 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 ग्रीस सिटी थी उस समय का कोई एक विशेष अर्न बोले तो एक काइंड ऑफ पॉट जिस पर कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, है ना, जैसे कोई फीमेल है, कोई बांसुरी बजा रहा है ना, और उसमें हाइफर दिखाई गई है, काऊ दिखाई गई है ना। अब इसकी एक फेमस लाइन है जो हमें पता होना चाहिए, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेट में, एमपी टेट में, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। अब इनके द्वारा एक फेमस और वर्क है, वो है टू ऑटम, सेलिब्रेट रिचनेस एंड फुलफिलनेस ऑफ ऑटम सीजन। आपको बस ध्यान से एक दो बार सुन लेना है, लोड बिल्कुल भी नहीं देना है, रटने का प्रयास लिटरेचर को कभी नहीं करना है। आज तक किसी ने कभी लिटरेचर रट नहीं पाया। आपको बिल्कुल इस प्रकार से सुनना है जैसे कि ये व्यक्ति कहानी सुना रहा है, समझ रहे हैं आप, तब आप लिटरेचर के साथ एंगेजिंग हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप रटने बैठ जाए, आप क्या क्या रटोगे, बेशुमार है। और जरूरी थोड़ी है कि आपको यहीं का होके रह जाना है, आपको आगे भी काम करना होगा। यदि आप इस क्षेत्र में आगे काम करेंगे तो कभी कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, है ना। जरूरी नहीं है स्टेट यूनिवर्सिटी में, आईआईटी आईआईएम में भी जा सकते हैं ना, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में भी जा सकते हैं। बहुत से स्कोप है इसमें करने के लिए। चलिए तो हम इसमें आगे बात करते हैं और जो ऑथर्स हैं जिन्होंने जो है इसका प्रैक्टिस करा है। यस, चलिए सर, अब बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की। इनके द्वारा फेमस लिखी हुई ओड है इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। इसकी ये लाइन है ना, ये कहीं ना कहीं इनकी डेफिनेशन से मिलती जुलती दिखती है। इन्होंने पोइट्री की जो डेफिनेशन दी है पता होगा आपको, 1798 में इनके द्वारा रचित, इनके साथ में थे मिस्टर सैमुअल टेलर कोलरिज। इन दोनों ने मिलके रोमांटिसिज्म को लॉन्च किया था, है ना, जिसको रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो भी कई बार कह दिया जाता है ना। तो कुल मिला के वहाँ से पोएम की जो डेफिनेशन आती है ना, पोएम इज नथिंग बट अ रिकलेक्शन ऑफ थॉट्स इन ट्रैंक्विलिटी, है ना, कुछ ऐसे करके आप समझ सकते हैं। मतलब ये जो लाइन है ना, ये उस कलेक्शन में है ना, और पूरी थॉट प्रोसेस ही इस लाइन की देन है उनको। मेडिटेट्स ऑन द फेडिंग विजन ऑफ चाइल्डहुड एंड सोल्स इमॉर्टैलिटी। ठीक है, चलिए अब शैली की बात कर लेते, पीवी शैली की। ओड टू द वेस्ट विंड फेमस वर्क है। प्लीड्स विद द विंड टू स्कैटर हिज वर्ड्स लाइक लीव्स
मेटाफर है ये फॉर रिवॉल्यूशन एंड पोएटिक इंस्पिरेशन। अब जैसे इफ विंटर कम्स स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये फेमस लाइन है और टू वेस्ट विंड से, है ना, और ये भी फेमस वर्क है मिस्टर पीवी सैली का। अब चूंकि मैंने इतनी सारी बातें आपसे ओड के विषय में कर ली हैं, तो अब हम आगे चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओड की, कि ओड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती होंगी, कुछ पहचान, कुछ फीचर तो होते होंगे, तो अब उनके संबंध में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फीचर, इनकी टोन कैसी होती है ओड्स की? सीरियस टोन होती है, एलिवेटेड होती है, ऑफन रेवरेंट और एडमायरिंग, है ना, थोड़ा रिस्पेक्टिव टाइप की होती है और एडमायर करने वाली। अब इनका सब्जेक्ट क्या हो सकता है? अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और इवेंट, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब स्ट्रक्चर कैन बी रेगुलर, पेंडारिक, होरेशियन, है ना, रेगुलर में कौन कौन सी हैं? या तो पेंडारिक होगी या होरेशियन होगी, और या फिर ये इर्रेगुलर होगी, है ना, इर्रेगुलर होगी। चलिए, फॉर्म लिरिक फॉर्म हो सकता है, ऑफन विद स्टेंजास, है ना, और अगर लिरिक फॉर्म तो हो सकता है कि जरूरी नहीं है उसमें हमेशा मीटर हो, तो वो इर्रेगुलर में भी हो जाएगा। अब लैंग्वेज रिच इन इमेजरी, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन का यूज देखने को मिलता है इसमें। पर्पज क्या होता है? टू प्रेज, रिफ्लेक्ट और मेडिटेट ऑन द सब्जेक्ट। मैंने भी आपको कहा था, किसी चीज को, किसी घटना को, किसी व्यक्ति को, किसी वॉर को, है ना, तो ऐसी चीजों को कमेमोरेट करने के लिए ओड्स गाई जाती थी, है ना। और बेसिकली देखा जाए तो होरेशियन ओड्स को गाया जाता था, है ना, उनको लिखा नहीं गया था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मॉडर्न ओड्स की थोड़ा सा। जितने भी कह सकते हैं वेरिएशन बन सकते हैं, जो भी इसको बन सकता है कि कहीं से यदि कोई कुछ पूछ ले जो आपको पता होना चाहिए, मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा हर चीज को डिफाइन करने का वन बाई वन। चलिए, इन मॉडर्न लिटरेचर ओड्स मे नॉट फॉलो क्लासिकल स्ट्रक्चर, ये जो पुराना स्ट्रक्चर था ये उसको फॉलो नहीं करते हैं, इनका ये कहना, बट रिटेन द स्पिरिट ऑफ एडमिरेशन और रिफ्लेक्शन। क्या समझे आप? यहां बात ही नहीं चल रही है वो पर्सनल होना चाहिए या सोसाइटल होना चाहिए या किसी घटना को कॉपी करना चाहिए या किसी घटना को कमेमोरेट, किसी सोल्जर को कमेमोरेट करना चाहिए, ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं है। अब यहाँ जो मॉडर्न जो ओड है वो केवल एक चीज से डील करती है, वो है एडमिरेशन और रिफ्लेक्शन। या तो किसी का प्रेज करेगी या फिर किसी चीज का रिफ्लेक्शन करेगी, किसी घटना का, किसी व्यक्ति का। ये मुख्य कह सकते हैं बिंदु हो सकता है मॉडर्न पर्सपेक्टिव में ओड का। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप। ठीक है, ये आप आ गए। चलिए साहब, नेफ्ताली बोसाल्टो को ही पेब्लो नेरूडा कहा जाता है, ये इनका पेन नेम है ना, किनका? नेफ्ताली बोसाल्टो का, चिलियन पोएट। चलिए, नोबेल पुरस्कार मिला। इनके द्वारा रचित एक वर्क है ओ टू कॉमन थिंग्स, ओ टू माई शॉक्स, ओ टू टमेटोस, ही प्रेजेस एवरीडे ऑब्जेक्ट इन लिरिकल स्पेनिश टंग, स्पेनिश लैंग्वेज, चिलियन लैंग्वेज। ठीक है साहब, अब इन्होंने क्या है, चीजों को कमेमोरेट करने की कोशिश करी है ना, जैसा कि ऊपर ये लिखा हुआ है, आप यहां से पढ़ के गए, ये स्पिरिट ऑफ एडमिरेशन और रिफ्लेक्शन, है ना। किसी भी चीज का एडमिरेशन हो रहा है तो यहाँ ये जो है एडमिरेशन कर रहे हैं किसका? डेली लाइफ, जो यूज में जो चीजें आती हैं ना डेली लाइफ में, उनके बारे में जो है कर रहे हैं। अच्छा, पेब्लो नेरूडा के गुरु का नाम गैब्रियल मिस्टल था, वो भी चिलियन पोएट थे, है ना, लिटरेरी थे, तो उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी याद रखना। कुछ फेमस वर्क्स, पता है ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे वर्क्स कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर नेट्स में डले हुए हैं, मतलब नेट के पेपर में पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। हल्की सी टंग स्लिप हो रही है बट इट विल बी फाइन विद द टाइम। सो सुनिए, ओ टू कॉमन थिंग्स, ओ टू माई सॉक्स, ओ टू टमेटोस, इट प्रेजेस एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, है ना, इन लिरिकल स्पेनिश टंग। अब एलन टेट को जानते होंगे, इनका संबंध न्यू क्रिटिसिज्म से रहा है। न्यू क्रिटिसिज्म इज समथिंग टू critically analyze a work on the basis of text only and it has nothing to do with the history of the text।
इट इज़ एक्चुअली न्यू क्रिटिसिज्म। ये पोस्ट मॉडर्निज्म की एक थ्योरी है, जिसकी थ्योरीज के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम इसको एज अ पोएट देख रहे हैं ना, इसने ओड्स लिखी हैं कुछ। तो ये देखिए, एलन टेट, ओड टू द कॉन्फिडरेट डैड, अ मॉडर्न मेडिटेटिव टेक ऑन द मेमोरी, हिस्ट्री एंड डिके। इनका एक ये फेमस एग्जाम्पल है, ओड टू द कॉन्फिडरेट डैड, अ मॉडर्न मेडिटेटिव टेक ऑन द मेमोरी, हिस्ट्री एंड डिके। तो मैं समझता हूँ आज के लेक्चर को मैं यहीं एंड करता हूँ। ये पहला लेक्चर है स्टडी में, और धीमे धीमे हम आगे बढ़ते जाएंगे, डिटेल्ड में सब कुछ एनालिसिस करते जाएंगे। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंचाऊं सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा कि यदि आप मुझे एक बार सुन लें तो कभी भूलें ना। तो कुछ इस प्रकार से मैं काम कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे धैर्य के साथ सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को आप अपने सहपाठी, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सीरीज़ के साथ जुड़ सकें। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, मैं इस पर और फोकस करूँगा, प्रयास करूँगा इसको पीपीटी के टेम्पलेट में उतारने का, है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है, तो कंटेंट बनाने में थोड़ा समय लगता है, तो उस वजह से मैं अवॉइड कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा लोग इसे देखने वाले होंगे, मैं उतना इसको ब्रॉड बनाता चला जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे प्रेम पूर्वक सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं अगली मीट में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।